हम CSS की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं जो देखने में तो बहुत सिंपल लगती हैं, यूज़ आपने की भी होंगी और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस इनसे रिलेटेड मिलते हैं, आपने देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। लेकिन यहाँ जो आज हम सीखने वाले हैं रियल प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और क्या क्या इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेनली मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि मार्जिन जो है आउटर स्पेस होता है, पैडिंग इनर स्पेस होता है, विद किसी भी एलिमेंट को विद देने के लिए यूज़ करते हैं, और फ्लैक्स का यूज़ हम रोज़ और कॉलम बनाने के लिए करते हैं। लेकिन ये इन चीज़ों का बहुत ही मिनिमम यूज़ है। मिनिमम सिनेरियोज इनके आपने देखे होंगे, जितने भी अभी तक आपने वीडियोस या इंटरनेट से इनके बारे में पढ़ा होगा, वो एनफ नहीं है। इसके अलावा जब हम रियल वर्ल्ड्स में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो किस तरह से हमें इनके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिन की। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक VS कोड ओपन करते हैं। यहाँ ये आ गया विजुअल स्टूडियो। और जिन लोगों को पता नहीं है कि VS कोड में हम लाइव सर्वर यूज़ कर सकते हैं। लाइव सर्वर मीन्स हम अपना कोड इधर राइट करेंगे, सेव करेंगे और हैंड टू हैंड उसका प्रीव्यू हम ब्राउज़र पे देख सकते हैं। ब्राउज़र को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ से एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइव सर्वर करके सर्च करना, लाइव सर्वर। तो ये सबसे पहला जो आएगा यहाँ पे, इसको क्लिक करके आप इंस्टॉल करना। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए यहाँ पे ये बटन नहीं दिखा रहा। इसको इंस्टॉल जैसे ही आप करोगे, इंस्टॉल करने के बाद ये यहाँ एक टैब ऐड करेगा बॉटम में, गो लाइव करके। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही आप कोई HTML फाइल सेलेक्ट करके गो लाइव करोगे, अपने आप उसके लिए एक सर्वर बना देगा ब्राउज़र पे, और आप कोड ऐड करोगे और सेव करोगे और उसका प्रीव्यू बाय डिफ़ॉल्ट विदाउट रिफ़्रेश करे हुए आपको दिखेगा। देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर हम क्रिएट करते हैं, मार्जिन पैडिंग विड्थ एंड फ्लैक्स। इस पूरे फोल्डर को हम ओपन करते हैं VS कोड में। ये आ गया यहाँ पे, यस आई ट्रस्ट। अब एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करते हैं, index.html। एक एक्सटर्नल फाइल CSS की ऐड कर लेते हैं इसमें, style.css। ठीक है, CSS की बाय डिफ़ॉल्ट बॉयलर प्लेट HTML5 ये आ गया। HTML से CSS को लिंक करते हैं, लिंक href में style.css। ठीक है जी, अब ये HTML फाइल ये रही और यहाँ से हम इसको गो लाइव करेंगे तो ये एक हमें ब्राउज़र पे एक नई टैब ओपन करके देगा। ये आ गया। ठीक है, इस टैब को हम ओपन करते हैं अलग से, और मैं दोनों विंडोज़ को हाफ हाफ करके यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें आउटपुट दिखता रहे कि हम क्या कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पेशेंस रखना। जो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी सीखने को, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको ये प्रॉपर्टीज़ कभी कंफ्यूज करेंगी या कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो पहले लाइव सर्वर का देखो एग्जांपल देखते हैं। हेडिंग टैग लिया है मैंने H1, सॉरी H1 हेडिंग, सेव किया और मैंने ब्राउज़र रिफ्रेश नहीं किया है, सिर्फ फाइल सेव की है और इधर आउटपुट अपने आप आ गया। हेडिंग मेन, देखो कर्सर मेरा ये रहा, ब्राउज़र की साइड में गया भी नहीं अभी, और कमांड S। ठीक है, तो ये है लाइव सर्वर का। हमें बार बार
स्विच नहीं करना पड़ता विंडोज़ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिन। मार्जिन मोस्टली सभी को पता होगा कि आउटर स्पेस के लिए हम मार्जिन यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ केसेस क्या हैं, कहाँ कहाँ हम स्टक होते हैं रियल एप्लीकेशंस में या रियल प्रोजेक्ट्स में जब हम काम करते हैं। सपोज करते हैं कि एक मैं एलिमेंट लेता हूँ div डॉट रैपर। डॉट से हम क्लास को डिफाइन करते हैं और इसके अंदर एक और div में लेता हूँ div डॉट इनर। ठीक है जी, इनर एलिमेंट ये आ गया। अब स्टाइल डॉट सी एस एस में डॉट रैपर, इसको विद डालते हैं हम। देखो अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम आज पढ़ने वाले हैं, मार्जिन, पैडिंग, विड्थ और फ्लैक्स, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं और कैसे एक दूसरे को ये प्रभावित करती हैं, तो ये आज हम देखने वाले हैं। तो विड्थ 100%, रैपर की विड्थ 100%। एक बॉर्डर ऐड कर लेते हैं जिससे कि हमें एरिया दिखता रहे कि हमारा कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है। बॉर्डर 2px सॉलिड, और ये बॉर्डर का कलर मैं रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है जी, ये आ गया यहाँ पे। ये आउटर एलिमेंट है, पेरेंट रैपर। इनर को ले लेते हैं इसके अंदर। एडवांस सीएसएस में हम नेस्टेड सीएसएस यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड मतलब पेरेंट के अंदर चाइल्ड के अंदर चाइल्ड, रेफरेंस लेके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हम इस तरह से लिखते थे कि पेरेंट के अंदर डॉट इनर, इस तरह से। तो ये जो है इसी का लेटेस्ट वर्जन है। हम एक ही पेरेंट के अंदर नेस्टेड करके हम यूज़ कर सकते हैं सीएसएस को। तो इनर को मैंने बॉर्डर दिया 2px सॉलिड और ब्लू कलर ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये इनर आया। अब देखो सबसे पहले देखते हैं मार्जिन और पैडिंग, इनर स्पेस और आउटर स्पेस। तो इसको मैं देता हूँ मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट। ठीक है, क्लॉकवाइज चलता है। सॉर्ट में हम मार्जिन लिख के और इसकी टॉप, राइट, बॉटम प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे टॉप से मुझे 20px चाहिए और राइट से मुझे 20px चाहिए, बॉटम से 20px चाहिए और लेफ़्ट से 20px चाहिए। ठीक है जी, ये आ गया। अब दोनों ब्लॉक एलिमेंट है। डिव जो है ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है कि उसके पेरेंट की जो विद होगी वो अपने पेरेंट के विद अपने आप एडेप्ट करेगा ब्लॉक एलिमेंट। तो मार्जिन दिया इसको हमने 20px। अगर चारों तरफ से सेम मार्जिन हमें चाहिए तो हम इसे एक ही बार में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है मार्जिन 20px का मतलब है कि मार्जिन चारों तरफ से हमने 20px ऐड किया है। ये जो आउटर स्पेस है ब्लू के बाहर, ये इसका मार्जिन है। ठीक है, अब विद के साथ कैसे ये प्रॉब्लम करता है। सपोज मैं इसमें डालता हूँ विद 100%, तो ये देखिए बाहर निकल गया। अब बेसिक्स में जो हम पढ़ते हैं कि मार्जिन आउटर स्पेस होता है, लेकिन सपोज़ अगर हमें कहीं विद के साथ मार्जिन यूज़ करना हुआ तो हमेशा याद रखिए मार्जिन जो है विड्थ में ऐड होता है। तो अभी जो इस इनर एलिमेंट की विड्थ है वो हमारी जो विड्थ है 100% प्लस 20px लेफ़्ट से स्पेस और 20px राइट से स्पेस। तो 100% प्लस 40px जो इसकी विड्थ है अभी इस टाइम। ठीक है, तो विड्थ के साथ अगर आप मार्जिन कहीं यूज़ कर रहे हैं और आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि इनर एलिमेंट आउटर एलिमेंट से बाहर निकल रहा है, तो हमें उसकी विड्थ को कैलकुलेट करना पड़ता है। फिर एक कैलसी करके एक फंक्शन है
CSS में, एडवांस CSS में, तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, कैलसी 100% और -40px। अब ये एक्चुअल आया। ठीक है, तो एक साइड इफ़ेक्ट मार्जिन का ये है, तो मार्जिन हमेशा विड्थ में ऐड होता है और पैडिंग भी हमेशा विड्थ में ऐड होती है। ठीक है, क्योंकि हमने पैडिंग इसमें नहीं यूज़ की है, अभी हमने इनर एलिमेंट को मार्जिन दिया है टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से और राइट से। ठीक है, अब पैडिंग देखते हैं। देखो, पैडिंग मतलब इसके अंदर स्पेस बनेगा। ये भी सेम काम करती है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। एक चीज़ और, अगर टॉप, बॉटम और लेफ़्ट, राइट से अलग अलग चाहिए तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 20px और स्पेस 30px। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब है टॉप बॉटम से 20 और लेफ़्ट राइट से 30, यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब विथ फिर से चेंज हो गई, क्योंकि 30 और 30 60 हो गया, तो यहाँ से हमें 60 करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो अब टॉप बॉटम से है 20px और लेफ़्ट राइट से है 30px। अगर कहीं पे आप देखते हो 20, 30 और 10px, तो इसका मतलब है टॉप से 20, लेफ़्ट राइट से 30 और बॉटम से 10px, इस तरह से। ठीक है, ये आ गया। तो ये तो हो गई मार्जिन की बात। दूसरा हम बात करते हैं पैडिंग की। तो पैडिंग में इसमें ऐड करता हूँ 20px। ये देखिए, पैडिंग इसमें ऐड हुई, फिर से इसकी विड्थ बढ़ गई। ठीक है, तो पैडिंग अब लेफ़्ट राइट से 20 मतलब 40px इसमें पैडिंग भी ऐड हो गई, तो 60px मार्जिन और 40px पैडिंग, तो 100px इसमें अब हमें माइनस करना पड़ेगा विद में, तो ये आ गया अंदर। ठीक है, तो पैडिंग से जो विड्थ चेंज हो रही है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। CSS की एक प्रॉपर्टी है, एडवांस बॉक्स साइजिंग। इसको हम बाहर ही डिफाइन कर देते हैं, स्टार लेके, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। स्टार का मतलब यहाँ ये है कि HTML के जितने भी एलिमेंट्स हम अपने डॉम में यूज़ करने वाले हैं, उन सभी के लिए एक प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर दी है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो इससे क्या होगा, पैडिंग विड्थ में ऐड नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉपर्टी ऐड करते ही वो जो हमने 40px पैडिंग के लिए पैडिंग वाली विड्थ इसमें ऐड करी थी, वो अपने आप रिमूव हो गई। तो अब हमें सिर्फ मार्जिन के लिए इसमें विड्थ को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पैडिंग हम इसमें कितनी भी ले सकते हैं, पैडिंग अब प्रॉब्लम नहीं करेगी, पैडिंग अब इसकी विड्थ में ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मार्जिन और पैडिंग में। तो ये तो एक सिनेरियो हुआ हमारे पास। अब सपोज़ करते हैं हम कि हमें इस डिव के अंदर 3 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कॉलम 1 और इसको कॉपी करते हैं हम, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है जी, ये आ गए, क्योंकि विड्थ हमने इक्वल दी है सबको। अब मुझे ये 3 कार्ड जैसे होते हैं, एक लेआउट कभी आपने देखे होंगे कि एक रैपर में इस तरह से कार्ड बने हुए हैं, कार्ड्स, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये जो कार्ड है, सपोज़ एक हमारा ये रैपर डिव है जिसको हमने रैपर क्लास दी है, और अंदर ये 3 एलिमेंट हैं जिनको हमने इनर क्लास दी है। तो इस तरह से सपोज़ हमें एक लेआउट बनाना है, एक सेक्शन है, तो उसको हमें क्रिएट करना है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या सिनेरियो बनते हैं। अभी तक सिंपल आपने यूज़ किया होगा डिस्प्ले फ्लैग्स लगाने से
अंदर के जो भी एलिमेंट हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। हम बात कर रहे हैं रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट्स में काम किस तरह से होता है, वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि कहाँ पे हम स्टक होते हैं। हम पढ़ लेते हैं बेसिक बेसिक चीज़ें, लेकिन जब यूज़ करते हैं उन्हें तब उसमें हमें चीज़ें मिलती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं उनके, जो कि आपको आई थिंक यूट्यूब या किसी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 10 ईयर्स हो गए हैं वेब डेवलपमेंट में, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए वेब डेवलपर्स को, वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा फ्लैक्स के बारे में पहले देखते हैं कि फ्लैक्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये रैपर है। मैं दोबारा इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ एक बार। डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है जी, ये बन गए कॉलम। अब यहाँ देखो विड्थ 100% है और -60 px है। ठीक है, 100% का मतलब है कि अपने पेरेंट के 100% होनी चाहिए, लेकिन ये इसने तो कॉलम बना दिए वो भी इक्वल विड्थ के। ठीक है, तो जब तक ये कॉलम नेक्स्ट लाइन में नहीं ब्रेक होंगे, जब तक हम इस पर फ्लैक्स रैप नहीं, फ्लैक्स रो, फ्लैक्स रैप, ये देखिए, सॉरी फ्लैक्स रो नहीं, फ्लैक्स रैप ही था। रैप का मतलब है कि जो भी इनर एलिमेंट्स हैं उनको अगर हमें नेक्स्ट लाइन में लाना है तो हमें डिस्प्ले फ्लैक्स के साथ फ्लैक्स रैप लगाना पड़ेगा। तो अब हमें इसकी विड्थ को डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉपरली। 3 एलिमेंट हैं तो 3 को हम 33.33% विड्थ ऐड की। अब बन गए ये प्रॉपर कॉलम। थोड़ा मार्जिन कम करते हैं इसमें, लेफ़्ट राइट से हम ले रहे हैं 10 px और टॉप बॉटम से 20 px, तो 33.33 माइनस लेफ़्ट राइट से 20, ये ठीक है। तो अब हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ इसका, जैसे ही हम डायनामिकली सपोज करो हमारे पास ये कार्ड्स बन रहे हैं, तो जितने भी कार्ड्स बनेंगे ये अपने आप रैप होंगे नेक्स्ट रो में और कॉलम में। ठीक है, अगर आप फ्लैक्स रैप यूज़ नहीं करोगे तो ये कभी भी रो को ब्रेक नहीं करेगा, एलिमेंट ऐड करता जाएगा। ठीक है, ये एक साइड डिफेक्ट है फ्लैक्स। तो फ्लैक्स से कॉलम्स बनते हैं, रोज़ बनते हैं, लेकिन फ्लैक्स के साथ साथ हमें मार्जिन और विड्थ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तब हम जाके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ सिर्फ कॉलम और रोज़ बनाने के लिए फ्लैक्स का यूज़। दूसरा हम फ्लैक्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स का बहुत बड़ा यूज़ है। फ्लैक्स अगर आपने ढंग से समझ लिया तो समझ लीजिए कि वेब डेवलपमेंट का जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसका 50% आपने सीख लिया है। फ्लैक्स से हम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। अब सपोज़ करते हैं हम, एक हमारे पास एलिमेंट, ये पेरेंट एलिमेंट है, इसके मैं कुछ डिव्स हाइड करता हूँ। ठीक है जी, ये है। अब इस रैपर को आप, जो रेड कलर का बॉर्डर है, इसको आप सपोज़ कीजिए कि ये फुल बॉडी फुल स्क्रीन जो हमारी दिख रही है उसके बराबर है। तो इसकी विड्थ हम चेंज करते हैं, विड्थ 100% हमने लगा रखी है। हाइट चाहिए इक्वल जितनी स्क्रीन की हाइट है, तो हाइट मैंने कर दी 100 VH। VH का मतलब है व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है जी, ये आ गया डिस्प्ले फ्लैक्स। अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक,
ये हमारा रैपर है। सपोज़ विंडो है, कई बार आपने देखा होगा कि लॉगिन फॉर्म जो है पूरी स्क्रीन के सेंटर में अलाइंड होता है। ठीक है, तो उसको भी हम फ्लैक्स से यूज़ कर सकते हैं, फ्लैक्स प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, यहाँ पर एक ही सेल है, एक ही कॉलम है, तो फ्लैक्स रैप हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए डिस्प्ले फ्लैक्स लगाते ही इसने अपने चाइल्ड एलिमेंट की हाइट भी अपने बराबर कर ली। ठीक है, तो हाइट के बारे में अभी थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि फ्लैक्स के थ्रू हम एक एलिमेंट को, चाइल्ड एलिमेंट को कहाँ कहाँ अलाइन कर सकते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स, इसकी एक प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, स्टार्ट एंड, फ्लैक्स एंड, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अभी हम सेंटर यूज़ कर रहे हैं। सेंटर का मतलब है वर्टिकली सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर करने से वर्टिकली अपनी पेरेंट के सेंटर में आ जाएगा चाइल्ड एलिमेंट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है जी, तो इन दो प्रॉपर्टी से हम किसी भी पेरेंट एलिमेंट के बिल्कुल मिडिल में चाइल्ड एलिमेंट को अलाइन कर सकते हैं। ठीक, सेंटर से। अब सपोज़ करते हैं मुझे ये एलिमेंट इस कॉर्नर पे चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे चाहिए। अब ये देखिए इसमें स्क्रॉल आ रहा है। ठीक है, स्क्रॉल आ रहा है क्योंकि हाइट हमने 100 VH डाल दी है, और बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी जो टैग होता है, ये बॉडी टैग, ठीक है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन होती है, तो वो मार्जिन हमें हटानी पड़ती है। बॉडी मार्जिन 0। ठीक है जी, देखिए स्क्रॉल गायब हो गया और बॉर्डर हमारा ये दिख रहा है रेड कलर का। इसके मिडिल में हमने ये एलिमेंट प्लेस किया है, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब ये एलिमेंट मुझे पेरेंट के राइट बॉटम में एडजस्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, तब क्या प्रॉपर्टी लगेगी, तो अलाइन आइटम वर्टिकली, फ्लैक्स स्टार्ट सेंटर और फ्लैक्स एंड। तो वर्टिकली मुझे बॉटम में चाहिए तो इस पे लगेगा फ्लैक्स एंड। ठीक है जी, ये आ गया। हॉरिजॉन्टली भी मुझे एंड में ही चाहिए तो फ्लैक्स एंड। ठीक है, राइट और हॉरिजॉन्टली राइट में और वर्टिकली मिडिल में, यहाँ पे प्लेस करना हो तब क्या लगेगा, अलाइन आइटम्स सेंटर, ये आया सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट फ्लैक्स एंड। ठीक है, तो इस तरह से हम पेरेंट एलिमेंट के अंदर किसी भी चाइल्ड को एडजस्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, डिस्प्ले, सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स से। ठीक है जी, तो पहला यूज़ इसका कॉलम बनाने के लिए, रोज़ बनाने के लिए। दूसरा यूज़ इसका किसी भी एलिमेंट को एडजस्ट करने के लिए, सेंटर में, टॉप लेफ़्ट, बॉटम लेफ़्ट, राइट टॉप, राइट बॉटम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड इसका मैं आपको एक और यूज़ केस बताता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। पहले आइए देखते हैं हम ये वाले कार्ड्स किस तरह से बनेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर यूआई बनाते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर, डॉम स्ट्रक्चर। वो अगर आपका सही बना है तो आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूआई से रिलेटेड बग्स नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो येलो, ब्लू और पर्पल, ये तीन कलर हैं हमारे पास। प्रोफेशनल लेवल पे हम कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए इंडेक्स फाइल हमने ले लिए हैं, CSS ये ली। अब CSS में, एडवांस CSS में हम वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, कभी फ्यूचर में अगर कलर्स वगैरह या कोई भी वैल्यू हमें किसी प्रॉपर्टी की चेंज करनी हो तो हम सीधे वेरिएबल्स में चेंज करते हैं। डिफ़ाइन करने का तरीका, रूट, और यहाँ पे डबल हाइफन से कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, जैसे कलर यहाँ पे है येलो, ब्लू और पर्पल। तो मैंने इस वेरिएबल का नाम लिया कलर येलो, और इसको वैल्यू दे दी यहाँ येलो।
ठीक है जी। दूसरा वेरिएबल कलर ब्लू, ब्लू। तीसरा वेरिएबल कलर पर्पल, पर्पल। ठीक है, एक वेरिएबल हमने बनाया कलर ब्लैक और एक हमने बनाया कलर वाइट। ठीक है, ये वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे हमने एक बेस फ़ॉन्ट डिफ़ाइन किया बॉडी में, जो कि बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे हेडिंग्स को छोड़ के उन सब पे ये काम करेगा। फ़ॉन्ट साइज़ 16px। कलर फ़ॉन्ट का ले लेते हैं हम वेर, ऊपर जो वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं वेर फंक्शन से कॉल करा लेंगे। ब्लैक। लेआउट देखते हैं हम। तो स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि ये वाला लेआउट हम इन प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो पुराना कोड है वो हटा देता हूँ। इनर करके एक एलिमेंट हम रखते हैं। 3 कार्ड बनाने हैं हमें, तो 3 डिव हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। CSS जो रैपर वाली है उसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और कुछ एरर है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक कमेंट लगा हुआ है। तो अब ठीक है। ठीक है जी, आउटपुट देखते हैं। ये आया हमारे पास आउटपुट। तो सबसे पहले हमें ये रैपर क्लास उठाते हैं हम, डॉट रैपर बॉर्डर 2px सॉलिड रेड। ठीक है, इसके अंदर डॉट इनर बॉर्डर 2px सॉलिड ब्लू। ठीक, ये आ गया। रैपर पे हमने लगाया डिस्प्ले फ्लैग्स, एक रो में आ गए। इसको हमने विड्थ दे दी, कैलसी फंक्शन में ही लेंगे क्योंकि स्पेस भी चाहिए बीच में। 33.33 माइनस 24px। इनर में विद कैलसी था, परसेंट नहीं लगाया हमने, परसेंट। ठीक है जी, ये आ गए। और मार्जिन 12px चारों तरफ से। तो ये सपोज़ 3 कार्ड आ गए हमारे। तो इनमें अगर हमें बैकग्राउंड देना हो तो 2 तरीके हैं। या तो हम हर एक एलिमेंट में एक क्लास लगाएं अलग से, BG येलो, BG ग्रीन और BG ब्लू ऐसे करके। या हम सूडो क्लास से हम इसको पकड़ सकते हैं, एंड और सूडो क्लास nth चाइल्ड 1, मतलब फर्स्ट नंबर का जो एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, वेर BG येलो। येलो में टाइपो है तो इसकी स्पेलिंग W और W। ठीक है, येलो एकदम लाइट है, यहाँ से हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। येलो में थोड़ा ऑरेंज वाला ले लेते हैं ये, तो सेव करते ही उधर चेंज हो जाएगा। ठीक है, बॉर्डर हम इसका हटा देते हैं। अब हमें बैकग्राउंड कलर से पता चल जाएगा कि हम कौन से कार्ड में हैं। इसी तरह से इसकी कॉपी कर लेते हैं। इसको डाला 2, इसको 3। अभी ये स्टैटिक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी 3 कार्ड हैं, 3 और अगर आ गए तब हम क्या करेंगे, तो वो भी मैं सिनेरियो बताऊंगा आपको।
आप बस देखते जाइए और समझते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है। कहीं पता नहीं लगेगा ये इस तरह की चीज़ें। कलर ब्लू, ब्लू को हम चेंज कर लेते हैं, ब्लू में हल्का सा ये कलर, ठीक है, ये आ गया। और इसमें पर्पल, सेव, हाँ पर्पल ठीक है। अब इसके अंदर, कार्ड के अंदर कलर जो है मुझे वाइट चाहिए, तो मैं कलर यहीं पे डिफाइन कर देंगे, वेर कलर वाइट। ठीक है। अब इस कार्ड के अंदर थोड़ा स्पेस चाहिए, तो पैडिंग 20 px, ये आ गया जी। सब कुछ सेंटर में चाहिए, लेआउट देख लेते हैं हम, ये सब सेंटर अलाइंड है। एक आइकन है, हेडिंग है, पैराग्राफ है और एक बटन है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक, ये सेंटर आ गया। और ये सपोज एक हेडिंग हो गई है इसके अंदर। कमांड डी से सेम एलिमेंट को आप एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं हम H5, एक हेडिंग, ये हो गई कार्ड हेडिंग। इसके बाद एक पैराग्राफ लिया हमने, पैराग्राफ में लॉरम इप्सम और 15 वर्ड का एक टेक्स्ट डाल दो जी, ये हो गया। इसको रैप कर लेते हैं यहाँ से, ये आ गया, ठीक है। एक हम इसके अंदर बटन बना लेते हैं, बटन या एंकर टैग। एंकर हम तब यूज़ करते हैं जब क्लिक पे कोई नया पेज ओपन करना हो, और बटन हम तब यूज़ करते हैं जब क्लिक पे कुछ इंटरेक्टिविटी, जावास्क्रिप्ट वगैरह से कुछ करना हो, वो अभी बाद की बात है। यस, ये हो गया रीड मोर, ठीक है जी। ये 3 कार्ड बन गए हमारे। अब इसके अंदर एंकर को हम इनर के अंदर सीधे ए, और उसको स्टाइल करते हैं बैकग्राउंड कलर, अभी वेर कलर वाइट, ये आया। पैडिंग, इसके अंदर स्पेस चाहिए, टॉप बॉटम से 6 px, लेफ्ट राइट से 15 px, ये बन गया। थोड़ा राउंड कॉर्नर्स चाहिए, तो बॉर्डर रेडियस 20 px चारों तरफ से। अब एंकर के अंदर जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो एज अ लिंक हमें दिखता है, मतलब उससे पता चलता है कि वो क्लिकेबल है, हैंड कर्सर भी अपने आप आता है उस पर। तो इसका कलर हम करते हैं वेर कलर पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन हटाने के लिए थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इसका कम कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 13 px, ठीक है जी। ये बटन आ गया। अब इसमें एक सिनेरियो बनता है डिस्प्ले फ्लैग्स का, कि अगर किसी पैराग्राफ में अगर किसी पैराग्राफ में टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए, ठीक, ये हो गया। अब प्रॉब्लम आती है कि ये बटन हमारे जो है हमेशा बॉटम में ही अलाइन रहने चाहिए। ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, जब फ्लैग्स नहीं था तो या तो इसको एब्सलूट करके नीचे अलाइन करते थे, बहुत जुगाड़ से करना पड़ता था। अब सीधे सीधे डिस्प्ले फ्लैग्स का एक थर्ड सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डिस्प्ले फ्लैग्स हम लगाते हैं इसके इनर एलिमेंट पे, डिस्प्ले फ्लैग्स ये क्या करेगा, कॉलम बना देगा इसको, भाई पहला एलिमेंट, दूसरा और तीसरा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें कॉलम तो नहीं चाहिए लेकिन डिस्प्ले फ्लैग्स चाहिए। तो इसकी डायरेक्शन को हम फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम कर सकते हैं। तो फ्लैग्स की सारी प्रॉपर्टीज़ अब हमें मिल जाएंगी।
जो सपोर्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, और हमें एज अ फुल विद ये एलिमेंट सारे एक के नीचे एक भी आ गए फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करने से। ठीक है, अब देखिए जो ये एंकर एलिमेंट है इस पे हम लगाते हैं मार्जिन टॉप से, मार्जिन टॉप ऑटो। ये देखो, अब किसी भी कार्ड में, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ये है ना, अब किसी भी कार्ड में अगर पैराग्राफ या हेडिंग का टेक्स्ट इंक्रीज होता है तो हमारे बटन का जो अलाइनमेंट है वो ब्रेक नहीं होगा। ये देखो, ठीक है जी। और भी बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, इंटरेस्टिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्लैक्स से हमें मैनेज करनी होती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत ही ह्यूज प्रॉपर्टी है। दिखने में लगता है कि सिर्फ डिस्प्ले फ्लैक्स कॉलम बनाने के लिए, रो बनाने के लिए, लेकिन बहुत यूज़ है इसका। अभी बहुत सारे सिनेरियो ऐसे हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना, और नेक्स्ट हम इसकी एक और वीडियो बनाएंगे फ्लैक्स जो और पूरा डिटेल में लेके जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू।